देवभूमि हिमाचल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और यहाँ के स्थानीय लोगों का स्वभाव, ये सब हिमाचल की वादियों को देश दुनिया में एक अलग पहचान दिलाता है। इन्हीं वादियों के कायल 90 के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए थे, जब वो बतौर भाजपा प्रभारी हिमाचल आए थे और यहाँ संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने नए सिरे से काम करना शुरू किया। उस दौर में यहाँ के स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वक्त बिताया, जो यादें संजोई, उन्हें याद करके वो लोग आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन लोगों में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सुरेश भारद्वाज से लेकर भाजपा नेता गणेश दत्त तक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार से लेकर भाजपा नेता कृपाल परमार तक के लोग शामिल हैं। भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 90 के दशक में बिताए उन दिनों की याद को साझा किया है और दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में उस अनुभव को एक बार फिर ताज़ा किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना जो है वो अपने आप में बहुत ऐसा महसूस होता है, जैसे गर्व का महसूस तो होता ही है, लेकिन एक हेडमास्टर जैसे अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ जो है वो ट्रीट करता है, उसी तरह से जो है उनका व्यवहार जो है जब प्रभारी थे तब उनका रहता था। वो लगभग 1995 में हिमाचल प्रदेश आए थे और हिमाचल प्रदेश में आने पर जो है सबसे पहले शिमला ही आए, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और उस समय हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जो 1993 में यहाँ पर चुनाव हुआ था उसमें हार गई थी। 1990 में बहुत बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती थी, शांता कुमार जी का जलवा था उस वक्त। लेकिन 93 तक जो है वो बहुत सारे डिसीजंस हुए थे जिसके कारण जो है अनपॉपुलर भी हो गई थी और साथ ही साथ जो है वो सरकार गिरा दी थी जब अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद को जो है समाप्त हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। तो उस वक्त जो है हमारे केवल मात्र 8 विधायक जीत करके आए थे, जबकि उससे पहले जो 90 में चुनाव हुआ था तो 51 लड़ी थी 51, जिसमें से 46 बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 3 साल बाद ही जो है वो चुनाव हुआ तो उसमें हम केवल 8 चुनाव जीत सके और उसमें से भी एक ठाकुर जगदेव चंद जी की ओथ लेने से पहले ही जो है अकस्मात जो है मृत्यु हो गई, इसलिए 7 ही रह गए थे उसमें। तो काफ़ी कार्यकर्ता बड़े हतोत्साहित थे और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी भी उस तरह से जो है कम हो जाती हैं। तो उस समय जो है वो 1995 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनके आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ती रही और संगठनकर्ता के तौर पर जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भी एक हेडमास्टर का जैसा जो है विद्यार्थियों का कॉलेज स्कूल में होता है उस प्रकार का देता था। और हम कई बार जब लाइटर मूड में होते थे तो बात भी करते थे कि जी आप जो है बैठकों में डरते थे लोग उनकी बैठकों में जाना, तो तब वो कहते थे ठीक है। हम कहते थे, मैंने कहा अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कि बोलते तब मैं उस तरह से बिहेव करूँगा, ये तो संगठन का काम करना है तो फिर मैं संगठन के तौर पर जो है सख्ती से काम करूँगा। तो ये बहुत अच्छा उनके साथ जो है एक अनुभव जो है वो रहा भी और उनसे सीखने को भी बहुत मिलता था। नई नई चीज़ें जो हैं वो चाहे चुनाव प्रबंधन हो, संगठन का काम हो, या सरकार जब बन गई थी 98 में, तब मैं तो नहीं था उसमें विधानसभा में, लेकिन मैं संगठन का काम करता था। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था उस वक्त और वकालत करता था। तो तब भी जो है उनसे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, यहाँ तक कि वकालत के बारे में भी जो है वो कभी कोर्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे जो है वो आपको जो है वो केस की तैयारी कर सकते हैं आप, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वहाँ उस वक्त जो है बताया करते थे। क्योंकि मैं यूएस क्लब में रहता था बतौर विधायक, जब 90 में विधायक था, तो उसके बाद जो है वो वहीं पर उसी ब्लॉक 4 में जो है वो रहते थे। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कार्यकर्ताओं के जब वो पहली बार हिमाचल आए थे तो हमारे सुरेश चंदेल जी जो पूर्व सांसद हैं वो उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे। मैं शिमला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और उससे पूर्व में जो है विधायक भी था यहाँ का। तो जब पहली बार आए कि जी मोदी जी आएंगे तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी कार्यकर्ता के घर में खाना खाएं।
तो किसके घर में होते हैं, क्योंकि यूएस क्लब में ठहरते हैं, तो किसके घर में रात को खाना कर सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता हैं कपिल जी, सबसे नज़दीक वही थे कि उनके घर में करेंगे। फिर मुझे ध्यान आया कि भी हमारे अशोक कपाटिया जी जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, मैंने कहा उनके घर में, वो भी हाई कोर्ट के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पर करते हैं नए आदमी के घर में। तो उनका खाना वहाँ पर जो है वो कराया, और उन्होंने जो है वो सूप बना रखा था जैसे नॉर्मल टमाटर का, जो मुझे आज भी याद है क्योंकि पहली बार जो है उनका भोजन होता। तो बड़े उन्होंने जो है वो सूप ही पिया, खाना जो है वो खाया नहीं कि बस रात को मैं सूप ही ये पीऊँगा। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों में जाते थे, जहाँ बाहर प्रवास पर जाते थे तो वो घरों में खाना भी खाते थे। जब वो हिमाचल प्रदेश में थे तब सरकार में नहीं थे बिल्कुल। और तब शायद बहुत सारे लोगों ने, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने ये सोचा भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इतने जो है दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में से जो होंगे। उसमें तो हम उनको जो है एक प्रभारी के तौर पर जो है मानते थे, और संगठन की बैठकों में भी वो बैठक लेने वाले हैं तो पहले से तैयारी करके जाना पड़ता था, नहीं तो कुछ भी पूछ लेते थे और लोग डरते थे कि भाई कैसे जो है उनको फेस करेंगे। और 98 में मैं स्वयं जो है विधायक नहीं था उस वक्त, लेकिन क्योंकि पूर्व विधायक था, पार्टी का उपाध्यक्ष था उसमें, इसलिए जो है क्लोजली जो है वाच करते थे मतलब सरकार के इसमें भी। तो उस समय भी जो इतने मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको वो एक काम दे देते थे, टास्क देते कि अभी कोऑपरेटिव महकमा है, जिसका मुझे जो है अभी भी याद है, हमारे रिखीराम कौंडल जी जो हैं वो पहले डिप्टी स्पीकर होते थे, फिर वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे उन दिनों। तो जब बैठक आती थी तो वो जो है वो, क्योंकि मेरा कोऑपरेटिव से संबंध रहा है तो इसलिए मेरी उनसे चर्चाएं होती रहती थी। तो जब मोदी जी ने आना होता था और वो बैठ के रखते थे मंत्रियों की, तो पहले क्या वो हेडमास्टर आ रहा है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उनको टास्क दे रखते थे कि भी मैं दूसरी बार जब आऊँगा तो ये काम बने हुए होने चाहिए, क्योंकि गुजरात से आते थे, उससे पहले सरकार तो नहीं चलाई थी उन्होंने, लेकिन गुजरात में कोऑपरेटिव का जिस प्रकार का काम है उसके हिसाब से जो है वो हिमाचल में भी कोऑपरेटिव बढ़े तो कैसे काम जो है वो करना है। तो ऐसे ही सभी मंत्रियों को जो है अलग अलग काम दिए होते थे। तो विजन तो मतलब, और संगठनात्मक दृष्टि से इलेक्शन जो है, पहला इलेक्शन भी शायद मेरा ही इलेक्शन था जिसमें उन्होंने हिमाचल में गाइड किया था। हालांकि मैं उस चुनाव में, क्योंकि वो बाई इलेक्शन था, राकेश सिंघा जी जो है विधायक थे वो अनसीट हो गए थे, तब जो है वो चुनाव हुआ था। तो उसमें भी कैसे कैसे चुनाव लड़ना होता है उसकी भी सारी चीज़ें वो जो है कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ये जो आपने देखा होगा इसमें कोविड के टाइम जब पहली बार जो है उन्होंने लॉकडाउन करना था और पहला ये हुआ था, उसमें कहा था कि सब रात को 8 बजे जो है वो थाली बजाएंगे या घंटी बजाएंगे। उस समय कहते थे वो कि भी आपका एजिटेशन करना है आपने, तो एजिटेशन जरूरी नहीं है कि आप नारे लगाते हुए ही जाओ। आप एक टाइम तय कर दो कि सारे मंदिरों वालों को जो है वो बोलो कि भी वहाँ पर जो सारे मंदिरों में अपने कार्यकर्ता कर दो और एक टाइम सब घंटियाँ बजाएंगे। 1998 में भारतीय जनता पार्टी में, मतलब मैं, क्योंकि ये घटित घटना है इसलिए बोलने में मैं समझता हूँ कि इसमें कोई संकोच नहीं है, सीधी सीधा जो ग्रुपिज्म था, बराबरी की सीट्स आई, भयंकर ग्रुपिज्म हो गया था, जिसमें ज्वालामुखी में जो है वो प्रदेश का चुनाव होना था अध्यक्ष का, और उसमें दिल्ली से भी हमारे जो है प्रभारी आए हुए थे, ओम प्रकाश कोहली जी उसमें थे, यहाँ पर मोदी जी जो है वो प्रभारी थे। उन्होंने जिस तरह से संगठन की रचना जो है वो कर रहे थे उस दृष्टि से जो है वो काम किया था, और इतना ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी कि उसके बाद चुनाव जीतने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीत सकेंगे। लेकिन एकदम से उस वक्त जो है वो चुनाव नहीं हो पाया, दिल्ली सारा केस चला गया। दिल्ली जब सब लोग गए थे हम लोग, तो वहाँ रहते रहते ही पार्लियामेंट के चुनाव जो है घोषित हो गए 1998 के, जिसमें 13 दिन के लिए सरकार बनी थी अटल जी की। आप देखिए कि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, और वीरभद्र सिंह जी ने ये सोच करके कि इनकी इतनी बड़ी गुटबाजी है, आपस में सिर्फ टॉवल हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो मैं अभी चुनाव जो है वो प्रीपोन कर दूंगा
तो मैं उसमें जीत जाएंगे हम। उन्होंने एक साल जो है वो विधानसभा भंग करके कि लोकसभा के साथ ही चुनाव करा दो हिमाचल का भी, एक साल पहले कर दिया था, ये सोच करके जीतेंगे वो। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हिमाचल प्रदेश में 33 बीजेपी के और 32 कांग्रेस के चुनाव जीत पा रहे थे। रमेश धवाला जी वाला कांड आपको ध्यान होगा। रमेश धवाला जी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, वो टिकट उनको नहीं मिला, वो रेबल लड़ पड़े थे और वो जीत गए थे। उनके कारण जो है बाद में बीजेपी की सरकार जो है हिमाचल में बनी थी। तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीत पाएंगे, सोचते थे कि शायद 7-8 भी मुश्किल से जो है बीजेपी की आ सकेगी। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ही जो है वो संगठन का भी और बाकी जो उनका विजन था पूरा, उसके कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो क्रमशः उस वक्त दिखाया था। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है सरकार बनाई और 5 साल वो सरकार चली। उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शंस इत्यादि हुए वो सब बीजेपी जीतती रही और पूरी मेजॉरिटी जो है बीजेपी को मिल गई थी। तो मोदी जी का जो आज विजन है वो 1947 विकसित भारत का विजन, वो उनकी उस वक्त में जो सरकार के टाइम भी सब काम करवाते थे उसको देख करके ही करते थे। और आप वो यहाँ के प्रभारी थे, कारगिल का युद्ध हो गया, हिमाचल का कोई बहुत ज्यादा रोड नहीं था कि वहां पर जाएं, लेकिन वो उस समय धूमल जी को लेकर के कारगिल युद्ध के टाइम जो है वहां पर गए थे। और मतलब ये उनके विजन था। आज भी वो सियाचिन जाते हैं, कभी किन्नौर के एरिया में चले जाते हैं, दिवाली वो उनके साथ ही मनाते हैं। तो वो उस समय से लेकर के उनका जो है वो इस तरह का विजन था। तो हम उससे पहले के भी जब हिमाचल नहीं आए थे तो उससे पहले वो राष्ट्रीय मंत्री थे। और जो अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, क्योंकि जो सोमनाथ से रथ यात्रा जो अयोध्या तक की थी, उसका जो रेजोल्यूशन था कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर मूवमेंट में जो है वो डायरेक्ट एंटर होगी और फिर रथ यात्रा शुरू की थी। तो उसके संयोजक भी नरेंद्र मोदी जी थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा के। तो उस वक्त से लेकर के वो हिमाचल के बारे में जानकारी लेते थे, क्योंकि 90 के चुनाव में भी वो वैसे ही जो है बीच में आते थे। लेकिन 93 में जब यहाँ पर 7-8 लोग जीत पाए थे, तब भी वो अरुण जेटली जी के साथ जो है हिमाचल आए थे। प्रधानमंत्री ने 90 के दशक के आखिरी दौर में शिमला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में प्रवास किया। यहाँ के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, यहाँ के नेताओं को संगठन की मजबूती के गुर सिखाए और इसके बाद हिमाचल में संगठन को एक नई दिशा प्रदान की। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ भाजपा नेता गणेश दत्त भी संगठन की मजबूती के लिए प्रयासरत थे। अपने अनुभवों को दूरदर्शन के साथ साझा करते हुए गणेश दत्त बताते हैं कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अपने आप में ही उस वक्त भी उतना ही खास हुआ करता था जितना खास आज के दौर में नजर आता है। जैसे ही 1996-97 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनकर के आए और जैसे ही उन्होंने संगठन की एक रूपरेखा यहाँ पर आकर के देखी और संगठन की जो वर्किंग थी उसको उन्होंने नज़दीक से देखा और उसके बाद उन्होंने कई मूलभूत परिवर्तन किए और संगठन में एक नई स्फूर्ति और नई एक जान फूंकने का पूरा प्रयास किया। हमें इस बात का गौरव है कि उनके साथ संगठन में काम करने की एक नई अनुभूति हमें प्राप्त हुई और उनका जो कार्य कौशल था काम करने का, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हम ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी कार्यशैली से और उनकी वर्किंग से और एक उनका आत्मीय संबंध जो कार्यकर्ताओं के साथ था, उसके कारण हम उनके उस कार्यकाल को आज तक का सबसे अच्छा श्रेष्ठ कार्यकाल किसी भी प्रभारी के रूप में देखते हैं। जैसे हिमाचल में आए तो उन्होंने हिमाचल की जो एक परिस्थितियां थी, हमारे पास अपना कोई कार्यालय नहीं था, हमारे पास पार्टी के नियमित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कोई धन आदि की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्टी ऑफिस का होना चाहिए वो नहीं था।
उन्होंने ये सारी चीज़ें जब देखी तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पार्टी को आदेश दिया, खास करके उस समय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे अध्यक्ष भी रहे और उस समय अध्यक्ष भी थे। उनसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ प्रदेश का कार्यालय होना चाहिए। तो उनके निर्देश के बाद ही जो आज हमारा दीप कमल यहाँ शिमला में कार्यालय है, उनके इनिशिएटिव से ही आज वो कार्यालय चल रहा है और आज आवश्यकता महसूस हो रही कि उससे भी बड़ा कार्यालय होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कार्यालय में एक जो कार्यकर्ता परमानेंट होना चाहिए, वो भी मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि आज भी वो सुरेश ठाकुर एक हमारे कार्यकर्ता उस समय के जो पार्टी ऑफिस का काम देखते थे, आज भी वो पार्टी के ऑफिस में काम करते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज एक तकनीकी जो समय है वो परिवर्तन का समय है, तो उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को उन्होंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी कराई और दिल्ली से 2 कंप्यूटर भेज करके हमारे पार्टी कार्यालय का जो एक मूल ढांचा होना चाहिए, पत्र लिखने का है, वो सारी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पार्टी का आर्थिक तंत्र क्या है। हमारे पास उस समय पार्टी के पास चिट्ठी लिखने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने सभी मंडलों को बुला करके, सभी प्रदेश के नेताओं को बुला करके उन्होंने कहा कि भाई जब आपके पास कोई संसाधन नहीं है, धन नहीं है और चिट्ठी लिखने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप संगठन को कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनाई। हर मंडल को उन्होंने कूपन छाप करके दिए कि हर मंडल के पास 50,000 रुपये का एक कॉर्पस फंड होना चाहिए। एक हमारा अस्थाई जो है ना, हमारी जो पार्टी की गतिविधियां चलाने के लिए, तंत्र को जो है विकसित करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक एक हमारे पास संसाधन वो होने चाहिए। तो हर मंडल में 50,000 रुपये का एक फंड इकट्ठा करके हम लोग फिर उसके बाद सभी पत्राचार जो भी करना होता था, डे टू डे की वर्किंग है, कोई कार्यक्रम है, कोई बैनर बनाना है, कोई झंडे बनाने हैं, तो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने और भी कई व्यवस्थाएं, क्योंकि पहले जो हमारी संगठन की जो मीटिंग होती थी 3 महीने बाद होती थी और 2 घंटे की मीटिंग करने के बाद प्रस्ताव पास करने के बाद समाप्त हो जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, प्रदेश की मीटिंग 2 दिन अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रदेश के मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं और जो हमारे अन्य संगठन हैं, उनकी भी अलग अलग मीटिंगें होनी चाहिए। तो ये सिलसिला काफ़ी अच्छे ढंग से आगे चलता रहा और उन्होंने एक प्रकार से संगठन के ताने बाने को इतना मजबूत कर दिया कि भाई आज तक भी हम उस संगठन के माध्यम से ही लगातार, हालांकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता आना जाना, परिवर्तन, इस तरह की बात चलती रहती है, लेकिन संगठन का जो मूल ढांचा है वो सशक्त रहे, मजबूत रहे। उनकी जो एक मंत्र था हमारे लिए, वो आज भी चल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। सुरेश भारद्वाज और गणेश दत्त के साथ साथ भाजपा नेता कृपाल परमार ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने पुराने अनुभवों को साझा किया है। दूरदर्शन से बातचीत में कृपाल परमार ने बताया कि प्रधानमंत्री में नेतृत्व का गुण हमेशा से रहा है और आज जिस तरह से वो देश को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, उनका राष्ट्र की मजबूती का ये नजरिया आज देश को विश्व पटल पर एक नई और अलग पहचान दिला रहा है। लगभग 30 साल पहले मेरी आदरणीय मोदी जी के साथ पहली मुलाकात हुई थी, जब वो हिमाचल के प्रभारी बन के आए थे और नूरपुर में बाई इलेक्शन होना था। तो उसलिए उनका पहला दौरा हुआ और मैंने उनको पठानकोट के रेलवे स्टेशन पे रिसीव किया, नूरपुर लेके गए और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि प्रभारी के नाते वो जब भी प्रदेश के प्रवास पे आते, मुझे 20 बार उनके साथ
सफ़र करने का मौका मिला। 3-3, 4-4 दिन का वो प्रोग्राम बना के आते, पठानकोट से रिसीव करते, धर्मशाला में बैठक होती थी, मंडी में बैठक, कुल्लू में बैठक, फिर शिमला, और वापस फिर वो ट्रेन से दिल्ली रवाना होते थे। तो कालका तक का सफ़र मेरा उनके साथ रहता था। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब कोई पहली मुलाकात होती है तो आदमी उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि वो गुजरात से निकल के राष्ट्रीय स्तर पे आए थे और यहाँ से आते ही वो प्रदेश के प्रभारी बने। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, और मैं उनके सारथी के रूप में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मारुति 800 होती थी, और मैं ड्राइवर के तौर पर मैं और मोदी जी ने हज़ारों किलोमीटर सफ़र हमने इकट्ठे किया। सादगी के साथ रहते थे, लेकिन अप टू डेट रहते थे, पहरावे में भी और जानकारी में भी। मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। और आज मुझे एक बात याद आ रही है, चाहे वो उसका ताल्लुक संगठन से नहीं है, लेकिन संस्कार और संसार के साथ है। उन्होंने एक बार इस विषय पे मेरे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृपाल, शरीर में और संसार में जितनी व्याधें और विवाद हैं, व्याध मतलब बीमारी, जितनी व्याधें और विवाद हैं उसका कारण जुबान है। स्वाद और संवाद के कारण शरीर के और दुनिया के हालात बिगड़ते हैं, और हमारे शरीर में भी जितनी व्याधें, जितनी बीमारियां हैं, उसका कारण भी जुबान है। तो 30 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि आज भी वो सच साबित हो रही है। और जहाँ तक संगठन की बात थी, वो निचले स्तर तक जाने की कोशिश करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उनके जो मेमोरी थी बहुत शार्प थी, एक बार मिल लेते थे तो आदमी को भूलते नहीं थे। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया 96 में, और उनकी मेहनत के कारण ही मैं कह सकता हूँ कि 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और वो किस तरीके से सरकार बनी, जैसे मिला जुला के बनी थी, उसके अगर मुख्य अगर कोई वास्तुकार था तो वो मोदी जी थे, जिसमें वो धूमल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सरकार को चलाने का अनुभव हो, चाहे पार्टी को संगठित करने का अनुभव हो। और एक विशेष बात जो मेरे साथ घटी, वो मेरे घर आए, ट्रेन को जाने में थोड़ा सा समय था, तो मेरी बेटी लगभग 2.5-3 साल की थी। तो उससे जब बात करने लगे तो वो उससे बोला नहीं जाता था। तो उसको नाम पूछा तो उसका नाम साक्षी, तो साक्षी बोल नहीं पाती थी, वो ताती बोल रहे। तो मेरे को उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी जीभ के नीचे एक सिस्ट है, वो लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको आप 6 साल से पहले उसको काट नहीं सकते, तो 6 साल बाद इसका छोटा सा ऑपरेशन होगा तो फिर ठीक बोलने लगेगी। तो उन्होंने पूछा कि 6 साल तक बच्चा ऐसे ही करता रहेगा, तो ये तो कम्प्लेक्स में आ जाएगी, इससे तो बोला नहीं जाता। मैं कह रही कम्प्लेक्स में तो है, बच्चे छेड़ते हैं इसको। वो कहते डॉक्टर ऐसे कहते हैं। उसने यहाँ से उठाया उसको और टेबल के सामने बिठा लिया और उसको बोला कि साक्षी मुंह खोलो। उसने मुंह खोला, उसके यहाँ पे गले पे थोड़ी देर मसाज की, फिर ऐसे पीठ पे हाथ मारा, कहते जा ठीक हो जाएगी। आप हैरान होंगे कि आधे घंटे में मैं उनको रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में, ट्रेन में छोड़ के आया, और जब मैं घर आया तो घर में सारे मोहल्ले के लोगों का, बच्चों का झंझट लगा था, और वो कह रहे थे भी साक्षी तो ठीक बोलने लग गई। मैंने उसी डॉक्टर के पास अगले दिन लेके गया कि जी आपने कहा कि सिस्ट है, जब बोल नहीं पाती थी, तो उसने कहा जी कि सिस्ट तो है ही नहीं, गायब हो गए। तो एक उनके स्पर्श से, ये एक ऐसी घटना है जिसको हिमाचल में बीजेपी के सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता कि कोई आदमी किसी को कहे कि जा तू ठीक हो जाएगा। तो फिर मोदी ने कहा कि एक ऐसा ही वाकया मेरे साथ मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उनके कोई परिवार में कोई डिस्प्यूट था, तो मैंने कहा कि दिवाली से पहले पहले ठीक हो जाएगा। कोई शादी का डिस्प्यूट था, तो कहते जब अगली बार मैं गया तो वहाँ पे मेला लगा हुआ कि जी कि वो आप कह के गए तो ठीक हो गया।
तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है। ये एक ऐसा युग पुरुष है, एक ऐसी भगवान ने हिंदुस्तान पे कृपा की है कि एक ऐसा युग पुरुष भेजा है जिसने हिंदुस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं, गिरते हुए हिंदुस्तान को सहारा दिया है। तो जाहिर तौर पर सभी देशवासियों की भी यही दुआ है, यही कामना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लंबी उम्र मिले और देश को जिस तरह से 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य लेकर वो आगे चल रहे हैं, अलग अलग आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं, अलग अलग योजनाएं वो लेकर आए हैं। जाहिर तौर पर उनके साथ साथ देशवासी भी, हर देश का नागरिक भी उनके इस लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करेगा, उनका सहयोग देगा। और इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस खास कार्यक्रम अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।